नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है, किसका पेपर है बताता हूँ अभी, है ना। एग्ज़ाम किसके माध्यम से ली गई है? राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड RSSMB के माध्यम से ली गई है। और एक ये पेपर का नाम है, परीक्षा का नाम है ना। आंसर की खोल रखी है, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती 2024, है ना। परीक्षा का कोड है D137 ठीक है। त्रुटि की कोई संभावना है नहीं। प्रारंभिक उत्तर कुंजी। परीक्षा की दिनांक 22/2/25 है, 22/2/25। ये आंसर की जारी की गई है 5/12/25, 5/12/25 ठीक, 5/12/25 कोई आंसर की जारी की गई है। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं भाई? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन हैं, ठीक। अब वह सभी के लिए काम के हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो, ठीक है। चाहे वो बता दिया किसी पद की, किसी भी स्तर की, किसी भी तरह की, ठीक है। चाहे वो जैसे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, ठीक, राजस्थान पुलिस हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, लेकिन अगर सिलेबस में राजस्थान जी के है तो सबके लिए काम का है। तो चलिए आराम से देखते हुए, समझते हुए, याद करते हुए चलते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि भाई ये जो है ना, इसमें बीच बीच में है। पहले तो ये एकदम शुरू में दे देते 40 क्वेश्चन, लेकिन अब इन्होंने बीच बीच में देना शुरू कर दिया है। यानी कि राजस्थान जी के ऐसे नहीं है कि शुरू में दे दिए 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा, तो ये समस्या आएगी, और कोई समस्या है नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक भाई। ये उनकी सब्जेक्ट के हैं, डिग्री धारकों के हैं, ये सिविल डिग्री धारकों के हैं। जो अपने काम के है नहीं, उन क्वेश्चनों को तो नहीं देखेंगे, और बढ़िया क्वेश्चन उनको देख लेंगे साथ साथ में। तो एक बी नॉच ये अपने नहीं आएगा, है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन सी गतिक श्यानता की इकाई है? गतिक श्यानता की इकाई बताइए भाई, इसमें क्या आएगा? गतिक श्यानता की इकाई है पास्कल, संतुलन, स्टोक, फैराडे। गतिक श्यानता की इकाई क्या आएगा इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द किनेमेटो विकोसिटी। जब इसमें तीन में सी है, स्टॉक है भाई। इसमें निम्नलिखित में कौन सी गतिक श्यानता की इकाई है? स्टॉक। फिर एक पाइप में, ये अपने काम के नहीं है, ये उनकी सब्जेक्ट वालों के हैं। अपन को राजस्थान जीके देख लेंगे ओनली। इंडिया जीके हो, ठीक है ना। साइंस हो, जनरल साइंस, वो भी देख लेंगे। लेकिन है ना, ये जो सब्जेक्ट हैं इनसे तो अपन को क्या ही लेना देना, ये तो कोई भी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ये तो स्पेशली उन जो जिसकी सब्जेक्ट है ना, उनके लिए काम का है, तो ये अपने नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। आंसर तो बता ही देता हूँ, ठीक है। चल छोड़ा ना, आगे चलते हैं। जीके देखनी है। यहाँ ये एरिया ना, एक ये 9वां, ये नहीं 9वां नहीं, ये 10वां, ये 11वां। 10 ऊपर थोड़ी है कोई सा क्वेश्चन, एक बार गया क्वेश्चन तो फिर गया 11। ये एरिया भाई। चलो अब इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वह सबसे पुराना नाम है जो हमें ऋग्वेद में वर्तमान जोधपुर के लिए मिलता है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जोरदार क्वेश्चन है। सूरसेन, मारू, मत्स्य, है ना। मत्स्य क्षेत्र में जैसे कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये आ जाएंगे, है ना। सूरसेन। और सूरसेन में मथुरा, है ना, मथुरा। और कौन सा आएगा सूरसेन में? जांगल, बीकानेर, है ना। मारू जैसलमेर आ जाएगा क्या? जैसलमेर, मारू। जब जोधपुर के लिए जांगल, बीकानेर, सूरसेन ये आएगा भाई। सूरसेन ये होना चाहिए, है ना। तो वो मथुरा के लिए कौन सा है? सूरसेन। विराटनगर जयपुर की राजधानी, वो मत्स्य क्षेत्र की, ये कन्फ्यूज है ना। सही, एकदम सही तरीके से अच्छी तरह से ये कन्फर्म करना पड़ेगा, नहीं मामला गोल हो जाएगा। तो 11 में सी है, मारू है ये। हाँ सही है, सही अपन गलत नहीं है। देख, जांगल बीकानेर है, सूरसेन मथुरा है, मथुरा के आसपास का, तो जांगल बीकानेर हो गया, सूरसेन मथुरा के आसपास का हो गया। और मारू है ना, ये जैसलमेर जोधपुर आ जाएगा। ये माण जो क्षेत्र है वो जैसलमेर कोई बोलते हैं। मत्स्य में ये पूछ चुका है वो। मत्स्य में कौन कौन से ज़िले हैं? जैसे कि मत्स्य प्रदेश में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है ना भाई। ये है मध्य प्रदेश में।
मत्स्य क्षेत्र की राजधानी विराटनगर। ठीक है, तो मारू है ये, माण क्षेत्र भी पूछ चुका है वो। इसके बाद में भीलवाड़ा में भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। ये बागौर ये भीलवाड़ा में है। तिलवाड़ा बाड़मेर होना चाहिए। लूणी नदी है ना, तो लूणी नदी की सहायक है, ई की मात्रा ज़्यादा आएगी। जोजड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, पांडी, खारी बनास की है सहायक। और गुहिया अपन ने चुहिया से याद कर रखी है, गुहिया है ना। तो लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, गुहिया और बांडी, मेथा और मेडा है ना, मेथा और मेंढा, ये जयपुर की है, जयपुर में है ना, उनकी सहायक नदी है। बन ये जो ये बाणगंगा है, इसको भी आंतरिक प्रवाहिक नदी बोला जाता है भाई, लेकिन सही तरीके से अगर बात की जाए तो आंतरिक प्रवाहिक नदी कांतली और कांकनी है। तो भीलवाड़ा में भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। मध्य पाषाण पूछ सकता है वो, मध्य पाषाण। तो भाई पता है इसमें क्या है, 12 में ये है बागौर भीलवाड़ा, सही है। बागौर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर। और एक बात बता, लूणी न से नागपाड़ से उद्भव होता है लूण नदी का। ठीक है, मीठी खारी नदी ये लूणी, बालोतरा तक तो वो मीठा रहता है, फिर खारा हो जाता है पानी। ठीक है, लूण नदी का। तो भीलवाड़ा में भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण ये, लेकिन अब तो ये दे दिया बागौर। अब ये पूछेगा बताइए ये जो बागौर है किस काल का स्थल है ना। मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। ठीक है भाई, बागौर भीलवाड़ा। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और याद आ जाएगा तब देख लेंगे। 12 के बाद में 13 को विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, तो ये तो वो है ना, लक्ष्मण सिंह नहीं, राणा हम्बीर, महाराणा लाखा, रावल रतन, राणा हम्बीर, विषम घाटी पंचानन, महाराणा लाखा, राणा हम्बीर करते हैं ना। देखते हैं इसमें 13 में, ओ भाई तो सही तो है, 13 बी, राणा हम्बीर। देखिए 13 बी, और दूसरा आंसर देख लिया था 13 बी, राणा हम्बीर को विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। राणा हम्बीर है, राणा हम्बीर, राणा हम्बीर। महाराणा लाखा, तो लाखा का ही तो पुत्र था वो चूंडा, जिसको भीष्म पितामह कहा गया है। लक्ष्मण सिंह पता नहीं है। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह ये वही है, चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था कब, रणथंभौर पे 1301 में सर्वप्रथम, 1303 में चित्तौड़ पे है ना, 1309, 1311 ये जालौर है, 1309 सिवाना होना चाहिए। ठीक है, तो चित्तौड़ में कौन था, रतन सिंह और पद्मिनी। और चित्तौड़ में है ना, रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी सबने सुनी है। रणथंभौर में राणा हम्बीर और रंग नहीं, पद्मिनी रानी का नाम क्या है रणथंभौर में, जैसे कि हम्बीर देव की धर्मपत्नी का नाम रंग देवी है, या फिर शायद ऐसे ये रंग देवी होना चाहिए, क्लियर ध्यान नहीं आ रहा है। और ये जो लाका है, लाका का ही जो पुत्र था वो चूंडा था। और राव रतन सिंह जब गोरा बादल, ये चित्तौड़गढ़ से ही थे गोरा बादल। ठीक है, तो को विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। नीचे दिए बिल्कुल में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। 13 में भी है राणा हम्बीर है ना, महाराणा लाखा, रावल रतन सिंह और लक्ष्मण सिंह। अकबर ने भरजन पुत्र की उपाधि किसे दी थी, भरजन बोलते हैं बेटे को है ना, तो ये मान सिंह के लिए कहा गया है। मान सिंह, महाराणा प्रताप, जहांगीर, भगवान दास। अब ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है वो, बताइए किसने सर्वप्रथम अकबर से अपना पुत्री का विवाह किया था। तो इसमें आ जाएगा कौन सा, 14 में डी, मान सिंह। 15 बीकानेर, जैसलमेर आदि गांवों के नामों में प्रत्यय के रूप में सर का प्रयोग किस कारण से किया गया। 1 मिनट, जल्दीबाजी नहीं, फिर क्वेश्चन सही फैक्ट याद नहीं होते हैं।
बीकानेर, जैसलमेर आदि गांवों के नामों में प्रत्यय के रूप में सर का प्रयोग किस कारण से किया गया है? सर, ये तालाब ही तो, यहाँ पानी की उपलब्धता ही तो है, यही है सर। देखते हैं, है ना। इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझ पे कितने आ रहे हैं या फिर मैं कितने कर रहा हूँ। आई बात समझ में? मतलब और सिर्फ यही सही होना चाहिए कि भाई आप इसमें से कितने फैक्ट याद कर सकते हो, ठीक है ना, कितने क्वेश्चनों को कर सकते हो, कितनों को याद कर सकते हो, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आएंगे और आते रहेंगे। आई बात समझ में? आप एग्ज़ाम दो या नहीं दो। तो 15 में भी पानी की उपलब्धता, और एक नाड़ी भी है, नाड़ी, है ना, नाड़ी ये जल संरक्षण से ही संबंधित है, लेकिन नाली वो अलग है। नाली भेड़ की नस्ल है, भारतीय मेरिनो भेड़ की नस्ल है, नाली मेरिनो। नाड़ी जो जल संरक्षण से संबंधित है, और भी तो है, भेड़ की नस्ल है, ध्यान नहीं आ रही है यार। मेवल बीकानेर में है ना, भेड़ की नस्ल मेवल। किस किले का नाम मूल रूप से चित्रकूट था और बाद में इसे वर्तमान नाम दिया गया? चित्रकूट, जैसे चित्तौड़गढ़, यही होना चाहिए भाई। सिवाना, जालौर, चूरू, है ना, वो सोने चांदी के गोले फेंके गए थे, चूरू। जालौर पर किया गया था, जालौर, है ना, 1311। सिवाना 1300, नहीं यार अपन गलत तो नहीं बता रहे हैं। सिवाना 1308 आना चाहिए भाई, सिवाना 1308, जालौर 1311, और देख लेंगे, है ना। किस किले का नाम मूल रूप से चित्रकूट था और बाद में इसे वर्तमान नाम दिया गया? तो 16 में डी, ची से चित्रकूट, जैसे चित्तौड़ किला। फिर 17, राजस्थान के लोक देवता पाबू, ऊ की मात्रा आ गई तो ऊँट, है ना, पाबू जी कोल्हू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? अब इसको लेते हैं, सही है ना। उनका जन्म खाली खबर के जूना, ऊ की मात्रा ने, ये अपन ने पढ़ा है। जैसे कि अगर जो बाबू जी से संबंधित है उसमें ऊ की मात्रा ज़्यादा आएगी, जैसे कि गांव से संबंधित हो, है ना, जैसे कि पाबू, ऊटे, कोलू, है ना, या फिर पिताजी का नाम हो कुछ ऐसे, जैसे कि जूना गांव में भी ये है ऊ की मात्रा, है ना, माता नहीं है। बाबू जी के घोड़ों के देवता में पूजा जाता है, उनकी पूजा मुख्य स्थान कोलू गाँव फलौदी में है, तो ये शायद माता का ही नाम नहीं, बाबू जी को घोड़ों की बात थोड़ी आएगी, ये सही है, ये सी होना चाहिए, 17 में सही है, सी है। तो उनका जन्म खाली खबर, अब इनको अच्छी तरह से याद कर ले भाई, है ना, ये नहीं है कि चल भाई पढ़ के निकल लिए, नहीं, तभी तो इसको बार पहले कर रहे हैं फिर बाद में याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पढ़ के डायरेक्ट आंसर पता कर निकल लिए तो वो दिमाग में इतनी जगह नहीं घेरेगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, चाहे सही या गलत जा, फिर अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक, फिर आंसर देखो, आंसर देखने के बाद उसको अच्छी तरीके से याद करो, ये सबसे बेस्ट होता है। पढ़ के जैसे कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट आंसर देख ली, और अगर उसमें दिमाग नहीं लगाया, दिमाग को इन्वॉल्व नहीं किया, तो वो इतना याद नहीं होगा, ठीक है। यानी कि लंबा नहीं टिकेगा, कहने का मतलब यह है। 2 घंटा 3 घंटा बाद में भी अगर वो क्वेश्चन को पूछेंगे कि चल भाई बता इसमें क्या है, तो फिर मामला गोल है। 17 सी है, राजस्थान के लोक देवता बाबू जी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हटा दिए, घोड़ा हटा देंगे इसमें ना। उनका जन्म खाली खबर के जूना गांव में हुआ। उनका जन्म खाली खबर, ये पता है नाम का, खाली खबर है ना, खाली खबर के जूना गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम अप्सरा, तो खाली खबर, अप्सरा, जूना गांव, कोलू फलौदी में है, कोलू फलौदी जोधपुर में है, ठीक है। तो रह जाएगा नहीं ये याद, जूना गांव, खाली खबर, अप्सरा, और गायों के लिए, है ना, गायों के नहीं वो गायों के लिए नहीं, ऊँटों के लिए, कोलू फलौदी। तो कोलू फलौदी, माता का नाम अप्सरा, तो उनका जन्म खाली खबर के जूना गांव में हुआ। उनका जन्म खाली खबर, है ना, खाली खबर के जूना गांव में हुआ था, ठीक है भाई। जूना, वैसे अपन उस यात्रा का नाम को याद कर रखा है, लेकिन देखें जैसे कि ऊँट में की मात्रा है ना, तो जूना गांव भी, फलौदी याद रखना, और ये खाली खबर नया आया है, तो खाली खबर, जूना गांव, अप्सरा माता जी हैं, और कोलू फलौदी में। आगे चलो भाई,
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल नहीं है। आंसर ही देखते हैं 18 में डी है, शामिल नहीं है। शामिल नहीं है तो और थोड़ी इसमें, हाँ तो डी नहीं है ना इसमें। ठीक है भाई, इसको हटा दे, ये नहीं है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल नहीं है तो डी हटा दिया। निर्धारित समय सीमा उस तारीख से शुरू होगी जब आवेदन जमा किया जाता है। अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन की विधिवत पावती दी जाएगी। आवेदन स्वीकार किए जाने की स्थिति में नामित अधिकारी लिखित में कारण दर्ज करेगा। ठीक है भाई, कारण दर्ज करेगा। ये याद पता होना चाहिए, गारंटी अधिनियम 2011। और ये अपन को याद है मानव अधिकार अधिनियम है ना, ह्यूमन राइट अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? 2000 में, और नोटिफिकेशन आया था 1999। ठीक, ये ऐसे कर रखा है, मानव को 2000 का नोट दे दिया ना, कोई समस्या नहीं है। तो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल नहीं है, ये नहीं है। निर्धारित समय सीमा उस तारीख से शुरू होगी जब आवेदन जमा किया जाता है। अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन की विधिवत पावती दी जाती है। अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आवेदन अस्वीकार किए जाने की स्थिति में नामित अधिकारी लिखित में कारण दर्ज करेगा। दोबारा देख, निर्धारित समय सीमा उस तारीख से शुरू होगी जब आवेदन जमा किया जाता है। अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन की विधिवत पावती दी जाएगी। और क्या किया था इसमें, भूल गए। 18 में डी है ना, 18 में डी, ये याद करना है ना अपन को। 18 में डी, निर्धारित समय सीमा उस तारीख से शुरू होगी जब आवेदन जमा किया जाता है। अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन की विधिवत पावती रसीद को बोलते हैं। आवेदन अस्वीकार किए जाने की या रिजेक्ट किए जाने की स्थिति में नामित अधिकारी लिखित में कारण दर्ज करेगा। ये उनके हैं, है ना। आगे चलते हैं और ये नहीं, फिर इधर भी नहीं है। चलो इतना कर लेते हैं ना, चला गया है ना। फिर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प चुना है, बताइए भाई क्या आएगा इसमें। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, देख सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, है ना, 1722 है। अब इसके बाद में गुरु शिखर के बाद में शेर में 2 अक्षर है, तो ये दूसरे नंबर पर है। इसकी जो वो है क्या ऊंचाई, वो 1527 है क्या? जैसे कि भाई 7 में से 2 घटाया तो 5 आ जाएगा ना, 1527। और देख लेना भाई, है ना। तो गुरु शिखर शेर के बाद में थर्ड पे आ जाएगी कौन? दिलवाड़ा, है ना। तो दिलवाड़ा आ जाएगा, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा के बाद में ये आ जाएगा जरगा में 3 अक्षर है, लेकिन ये पहले अपन ने तीसरे पे कर रखी थी, अपडेट करके इसको चौथे पे कर दिया अपन ने, है ना। याद करने का सिस्टम अपन को जिस प्रकार से भी सूटेबल हो उस प्रकार से याद कीजिए। तो सबसे ऊपर गुरु शिखर के बाद में शेर में 2 अक्षर है, फिर है दिलवाड़ा है 3 पे, फिर जरगा में 3 अक्षर है लेकिन ये चौथे पे है, फिर कुंभलगढ़ है ना। कुंभलगढ़ पहले आएगा, कुंभलगढ़ के बाद में फिर अचलगढ़, यानी जिस पे चला नहीं जाता वो 5 पे नंबर पे है। चॉइस में पी सिरोही। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? सिरोही, है ना, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़। और राजस्थान भारत के मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राजस्थान में भारत के मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आंसर देखते हैं 25। ये तो डिलीट कर दिया यार इन्होंने भाई, कोई बात ना। राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं राजस्थान में। भारत के मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी सही है साथ ही। राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राज्य पुष्प रोहिड़ा, इनका वैज्ञानिक नाम भी पूछता है वो। तो जैसे कि रोहिड़ा का टिकुमेला अंडुलेटा, है ना, और खेजड़ी का प्रेसेसिप सेरेरिया, और
जीवाश्म साक्ष्य जुरासिल काल के हैं। अरावली पहाड़ियाँ थार रेगिस्तान की सबसे पश्चिमी सीमा को चिन्हित करती है। अरावली पहाड़ियाँ थार रेगिस्तान की थार रेगिस्तान की सबसे पश्चिमी को कहाँ करती है यार? राजपक्षी और राजपक्षी प्राकृतिक रूप से, ये डिलीट है भाई, छोड़ इसको, है ना। फिर राजस्थान में नक्की झील कहाँ स्थित है? ये सब जानते हैं, माउंट आबू में है। 26 में बी माउंट आबू सिरोही। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित है? तो आंसर देखते हैं, 27 में डी है। डी का मतलब ग्रीष्म ऋतु श्रावण वैशाख। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? जब 27 में डी है, डी है ना, तो इसको हटा देते हैं। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक। देखें, सावन से चलते हैं, सावन से सावन साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगन पूस माह फागण चैत बैसाख फिर जेठ। अब सावन आ गया। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो रहा है यार, ये तो मिस्टेक हो रही है कहीं भाई। साढ़ से ले लो, चल। साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगन पूस माह फागण चैत बैसाख जेठ फिर साढ़, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना। साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगन पूस माह फागण चैत बैसाख जेठ फिर साढ़। तो निम्नलिखित में कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? जब 27 में डी है भाई, तो डी का मतलब ये नहीं है। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक, शीत ऋतु मार्गशीर्ष पूस, हेमंत ऋतु माघ फाल्गुन। जब निम्नलिखित में कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा? ये गलत है इसमें, है ना। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक में, शीत ऋतु मार्गशीर्ष पूस में, हेमंत ऋतु माघ फागण में। जब ये दिवाली के आसपास की बात है शरद ऋतु, शीत ऋतु ये जाड़ा की बात है ना, पूस, है ना, पूस की रात प्रेमचंद की वो है रचना। हेमंत ऋतु, हेमंत माघ फागुन हेमंत ये मार्च अप्रैल की बात कर रहा है भाई, हेमंत यानी कि जब फूल खिलते हैं ना। तो माघ फागुन हेमंत ऋतु, शीत ऋतु मार्गशीर्ष पूस, शरद आश्विन कार्तिक। ठीक है, और कौन सी रहेगी? जब ग्रीष्म ऋतु ये तो वो है ना, जेठ आ जाएगा। मई व साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगन पूस माह जेठ मई। सुन मेरी बात रे भाई, साढ़ से ले ला, चला ने दोबारा ले। साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगन पूस माह फागण चैत बैसाख। हाँ, तो वो बैसाख और जेठ में आ जाएगी ग्रीष्म ऋतु। बैसाख और जेठ में, सावन कहाँ से आ जाएगा? बैसाख और जेठ में आ जाएगी। ठीक, तो शरद ऋतु आश्विन कार्तिक, शीत ऋतु मार्गशीर्ष पूस, हेमंत ऋतु माघ फाल्गुन, ये ग्रीष्म ऋतु। तो बैसाख और जेठ आ जाएगा। वर्षा ऋतु साढ़ सावन आ जाएगी, सावन है और साढ़ और रात कर दे इसमें। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता राजस्थान में पाए जाने वाली लाल और पीली मिट्टी की है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजस्थान में पाए जाने वाले लाल और पीली मिट्टी की है? लाल और पीली मिट्टी। कार्बोनेट की कमी डूंगरपुर के दक्षिण। जब लाल तो पता है भाई पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगी। आंसर देखते हैं, 28 में सी है, कार्बोनेट की कमी। 28 में सी, बढ़िया क्वेश्चन दिया है भाई इसने। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता राजस्थान में पाए जाने वाली लाल और पीली मिट्टी की है? तो कार्बोनेट की कमी। तो ये सब लुभावनी ऑप्शन है। डूंगरपुर के दक्षिण भाई, जब ये डूंगरपुर है ना, जैसे कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं ना, इसमें लेटेराइट मिट्टी मिलती है, ठीक है ना, लाल रंग होता है उसका। और जैसे कि एरिडी सॉल्ट्स, एंटीसेप्टिसॉल्ट्स, है ना, वर्टिसॉल्ट्स, ठीक है। जिप्सीफेरम, जैसे बीकानेर के दौरे में जिप्सी में बैठ के घूम रहे हैं, तो जिप्सीफेरम किस प्रकार की रेतीली,
है ना। कहाँ मिलेगी? बीकानेर, है ना, ये है। ठीक है, एरिडी सॉल्ट्स, एंटीसेप्टिक सॉल्ट्स। तो निम्नलिखित में कौन सी विशेषता राजस्थान में पाई जाने वाली लाल और पीली मिट्टी की है? तो कार्बोनेट की कमी है भाई इसमें, है ना, कार्बोनेट की कमी। और ये सब नहीं है, फंसाने के लिए दिया है इसने ये, कार्बोनेट की कमी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से वन सिरोही क्षेत्र में केवल आबू के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन से वन सिरोही क्षेत्र में केवल आबू के पहाड़ी क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय कांटेदार तो नहीं मिलेंगे यहाँ। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, शुष्क भाई बात सिर्फ आबू की है ना। तो उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण मतलब उष्ण है लेकिन कम है उष्ण, पर्वतीय, ये पर्वतीय वन। 29 में सी है, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। फिर 30 ये काम का है, नहीं है। फिर यदि किसी नहीं है ना क्षेत्रफल, और इसके बाद में यदि सरल जल्दीबाजी करते हैं ना, जब वो रस नहीं आता है, धीरे धीरे आराम से पढ़ते हुए, समझते हुए, और जो फैक्ट है उनको रिकॉल करते हुए, जब जैसे कि एक ही क्वेश्चन से अगर 30-40 फैक्ट अगर क्लियर हो जाए ना, तो तब है वो आनंद। ये नहीं है कि चलो ये क्वेश्चन पढ़ के आया, चलते ये तो इसमें आया इस प्रकार। भाई ये क्वेश्चन तो मान बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो इसमें आया है, ठीक है ना, जीके का, राजस्थान जीके का। लेकिन कोई और एग्ज़ाम में जो फैक्ट वो रिकॉल करते हैं ना, उनसे वो जो फैक्ट रिकॉल करते हैं ना, वो और एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ये है कहने का मतलब। एक अम्लम कैंटिलीवर, है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संरक्षण रणनीति सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी संरक्षण नीति सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है? ये बाद में देखेंगे, पहले और थोड़ी है इसमें। ढलान विक्षेपण समीकरण विरूपण का कारण माना जाता है। ढलान विक्षेपण समीकरणों में विरूपण का कारण माना जाता है। कौन सा है भाई ये? 38 में आंसर किसे बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं है कि चलो मैं मेरे दिमाग से बता रहा हूँ, नहीं। 38 और इनको हल्के में मत लेना इन क्वेश्चनों को भैया, चाहे वो किसी भी स्तर की हो। ये नहीं है कि ये जो है ना, ये जयन वाड़ो इनका ये नहीं। देख लेना उठा के कोई भी पेपर, कोई भी एग्जाम में किसी भी की पेपर मिल जाएंगे आपको आए हुए। 38 में डी। केवल बंकन आघूर्ण ढलान विक्षेपण समीकरण विरूपण का कारण माना जाता है। केवल बंकन आघूर्ण, पता नहीं ये उनकी सब्जेक्ट का है। ये चिपको आ गया। उनको निम्नलिखित में कौन सी रणनीति संरक्षण रणनीति सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है? सामुदायिक, ये घुमा के दिया है इसने, क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है? सामुदायिक वन्यजीव अभ्यारण्यों का सीमांकन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, संयुक्त वन प्रबंधन। सामुदायिक भागीदारी, इसकी इंग्लिश देख जो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्टेजेस डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? निम्नलिखित में कौन सी संरक्षण रणनीति सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है? तो बीज बचाओ आंदोलन, यही लग रहा है मेरे को, तो शायद ये देखते हैं भाई, है ना। 39 ए है, ये नहीं है, ठीक, शामिल नहीं है। किस में शामिल नहीं है? संरक्षण नीति सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है। चिपको आंदोलन है, बीज बचाओ आंदोलन है। ये बीज वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं वो, बांध, क्या पता भाई, है ना। चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, संयुक्त वन प्रबंधन, ये गारंटी से इसने एनसीईआरटी से दिया है। चिपको आंदोलन, फिर बीज बचाओ आंदोलन, संयुक्त वन प्रबंधन। पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज कौन सा है? लिखित की बात है ना, तो ऋग्वेद ही कर, ऋग्वेद ये सबसे पहले 40 में, नहीं 40 में भी है भाई। पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित, ये पर्यावरण जागरूकता की बात कर रहा है ना। वैसे सबसे पहला वेद ऋग्वेद है,
ठीक, तभी तो ये दिया है। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, टफ जो ऑप्शन होते हैं ना उससे तब जाके क्वेश्चन टफ होता है। ठीक है, पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज कौन सा है? ये नहीं है इसमें। अर्थवेद में भूमि सूक्त, अर्थवेद में भूमि सूक्त है, अर्थवेद में भूमि सूक्त है। 40 में बी। पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज कौन सा है? बड़े क्वेश्चन है। अर्थवेद में भूमि सूक्त, पर्यावरण जागरूकता के बारे में अर्थवेद में भूमि सूक्त। पश्चिमी राजस्थान का कितना क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना भाई, ये अपना राजस्थान है। जो पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है ना, तो ये 60% से अधिक है। और ये जो पूर्वी मैदान है ना, ये इसमें जनसंख्या निवास करती है कितनी? 39%। ठीक है, 39% है। और ये जो क्षेत्रफल है ये है 23%। अरावली का जो क्षेत्रफल है वो है 9%, है ना। यहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है अरावली में। और जो ये पूर्वी राजस्थान है इसमें ये 60% एरिया है, लेकिन यहाँ जनसंख्या निवास करती है 40। ठीक, और ये जो पूर्वी राजस्थान है ना, ये 23% एरिया है, लेकिन यह जनसंख्या 39, यहाँ लगभग में 40 रख ले, 39 ही करते हैं ये है। तो पश्चिमी राजस्थान कितना क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 60 से अधिक ही होना चाहिए। 41 में, हाँ 60 से अधिक ही है, डी है। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान में जायद रबी की फसल है? जायद, जायद का मतलब है जब जैसे कि गर्मी के मौसम में बोते हैं ना, वो है। साग सब्जी की बात है ये, जैसे कि ककड़ी वगैरह आ रही है, खीरा वगैरह आ रही है, तो जायद रबी की फसल है। जायद बात रबी की आ रही है भाई इसमें। सरसों, रेपसीड, ज्वार, तारा मीरा, है ना। जब रबी आ रहा है ना, जब वो ककड़ी खीरा वो नहीं आएगा, जब इसमें ये ज्वार करें, ज्वार नहीं, जायद रबी, जायद रबी। और रबी में तो गेहूँ, सरसों, चना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खरीफ में बाजरा, ज्वार, ग्वार ये आ जाएगा। तारा मीरा भी रबी में आ जाएगा, लेकिन अपन को जायद का बताना है। चलिए इसमें तारा मीरा देखते हैं। दखन 43 में ज्वार है भाई इसमें। निम्न में कौन सी राजस्थान में जायद रबी की फसल है? जायद, जायद, ज्वार, ज्वार है ये। राजस्थान में जायद रबी की फसल है, जायद। बढ़िया क्वेश्चन दिया है यार इसने। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जायद, जायद रबी की फसल है? ज्वार, ज्वार, जायद रबी, जायद रबी। ये जायद से भी चक्कर पड़ गया, रबी से भी चक्कर पड़ गया। जैसे ग्वार, बाजरा, ज्वारी खरीफ की फसल है। 42 में सी है भाई, है ना, ज्वारी है। देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का ऊन उत्पादन लगभग कितना है? तो देश में अपना जो ऊन उत्पादन है वो भाई साहब 20% है देश के ऊन उत्पादन में। राजस्थान का ऊन उत्पादन 20 ही करते हैं। दखान 43 में नहीं, 40 है। 43 में 40। देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का ऊन उत्पादन लगभग कितना है? 40। ठीक है भाई, ध्यान रखना, एनसीईआरटी से उठाया है इसने। देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का ऊन उत्पादन लगभग कितना है? 40%, 40%। और एक बात बता दूँ, पेपर जो सेटर है ना, वो ये नहीं कहते हैं कि भाई आप है ना गाइड पढ़ो या फिर वो पढ़ो या फिर वो पढ़ो या फिर वो पढ़ो। आई बात समझ में? उनको सिर्फ मतलब है जैसे कि क्वेश्चन दिया है तो जैसे कि 4 ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए, चाहे आप किसी प्रकार से कहाँ से भी किसी तरह से पढ़ें। उनको इन बात से तो कुछ ही लेना देना नहीं है। वो इस प्रकार से अपने ऑफिशियल साइट पे बताते भी नहीं है कि आप इस प्रकार की गाइड पढ़ें, इस प्रकार की गाइड पढ़ें, इस प्रकार की गाइड पढ़ें। लेकिन सबसे बेस्ट होता है ऑथेंटिक बुक पढ़ना, सबसे बेस्ट। उनको 2-2, 10-10, 5-5 बार पढ़िए। ऐसे नहीं है कि 1 बार 2 बार पढ़ लिया और वही जयराम जी की, नहीं। जितने हो सके जितने ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए, ठीक है। और जो मैथ रीजनिंग है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। ये है बात, क्योंकि वो बड़ी बात है ना। जैसे कि अगर कोई गाइड पढ़ ली, अब जैसे कि अपन को साइंस पढ़नी है, अब साइंस पढ़नी है तो अब उसमें साइंस पढ़नी है तो उसमें क्या है कि काफ़ी
सब चीज़ें दे रखी है, क्योंकि उनको भाई वो आंकड़ों को यानी कि कॉपी पेस्ट करने में क्या जा रहा है, उठा के दे देते हैं, सबको छाप देते हैं, ये रहा ये से थोड़ी है कि चल वो अपने पद के लिए, एक पद के लिए कि चल भाई ये पद है इसके लिए स्पेशली बनाएंगे, नहीं नहीं, स्पेशली नहीं बनाते हैं। कहाँ से कहाँ फैक्ट, किसी से कौन सा फैक्ट लिया, किसी बुक से किसी से कौन सा फैक्ट लिया, जोड़ तोड़ के आगे वो लगा के चल भाई ये बुक हो चुकी है जयराम जी की, अब उसको पढ़ने वाला जाना है, ये है। तो ऑथेंटिक बुक सबसे बेस्ट होती है। ऑथेंटिक बुक पढ़ने के बाद में आप गाइड की ओर जा सकते हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा एक ये होता है कि आपको सब चीज़ मिल जाती है, और उसका एक दुष्परिणाम ये भी होता है कि जहां आपको 20 फैक्ट याद करने उसमें आपको 50 फैक्ट याद करने हैं। 50 के फैक्ट के चक्कर में 20 फैक्ट हैं आपके जो जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है वो भी याद नहीं होते। तो ये है कहने का मतलब। 43 में सी है, 40 है ना, फिर 44 है ना। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर किया था खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने। और भैंसौरगढ़ जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ में है लेकिन निजी संपत्ति है। और जो वो है ना क्या घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य, वो शायद चित्तौड़गढ़ में ही है, वो भैंसौरगढ़ के ही आसपास होना चाहिए। कल क्लियर ध्यान नहीं है, देख लेना भाई, और कुछ गलत सलत हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। वैसे कोशिश नहीं रहती है, लेकिन जो जानते हैं उतने ही तो बताएंगे। अब सभी इस प्रकार से होते हैं, कोई यानी कि जिसने ज़्यादा मेहनत करी है वो ज़्यादा ट्रेंड होता है, ज़्यादा फैक्ट याद कर सकता है। जिसने कम मेहनत करी है वो कम करता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सा बांध बनाया गया है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जब ये ऐसे है जैसे कि भाई ये अपना राजस्थान हो गया ना, जब यहाँ से एमपी से, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से माही गई, माही, जब मध्य प्रदेश से माही जाती है, लेकिन चंबल नदी है ना ये भी इधर से ही जाती है, जानापा पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से। जब सबसे पहले मध्य प्रदेश में ये महाराणा प्रताप सागर बांध, नहीं महाराणा प्रताप, वो गांधी सागर बांध है, सॉरी, है ना, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है। फिर जो ही ये चित्तौड़गढ़ में घुसती है ना ये चंबल नदी, तो यहाँ तैयार है राणा प्रताप जी लड़ने के लिए, है ना, तो महाराणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। फिर कोटा में फिर आ जाएगा जवाहर सागर बांध। पहले जवाहर आएगा, ध्यान देना भाई, पहले जवाहर आएगा फिर कोटा बैर आ जाएगा। राजस्थान के चित्तौड़ क्षेत्र में कौन सा बांध बनाया गया है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में तो राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। कोटा बैराज जब पहले जवाहर आएगा, कोटा में ये दोनों होने को तो, लेकिन पहले जवाहर आएगा, यूँ चंबल जा रही है ना, तो पहले जवाहर आएगा फिर कोटा आएगा, और इससे पहले फिर राणा प्रताप सागर आएगा। मध्य प्रदेश में वो है गांधी सागर बांध। 44 में भी है, ठीक, राणा प्रताप सागर बांध। चंबल जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में किस 2 राज्यों से संबंधित है? चंबल, जब चंबल है मध्य प्रदेश और राजस्थान ही है, और कोई है टक्कर में? गुजरात तो नहीं आएगा, गुजरात तो माही आएगा शायद, गुजरात माही, राजस्थान और मध्य प्रदेश आएगी शायद। ये देखना पड़ेगा भाई कि भाई जैसे चंबल परियोजना, माही परियोजना, नर्मदा परियोजना, किन किन की परियोजना एकदम सही और सटीक और करेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जो कमजोरी है वो ही देता है वो ऑप्शन में। ये देखिए ये इस प्रकार से दिया है ना ऐसे। जब 45 में भी है मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। चंबल जल विद्युत परियोजना भारत में निम्नलिखित में किन 2 राज्यों में संबंधित है? मध्य प्रदेश राजस्थान, चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान। आगे चलते हैं वो ना, इसके बाद में किस तरह ये काम करना है। और जलोच्छोदन, हाइड्रोलिक जंप तब अपेक्षित होता है जब चैनल का ढलान, जलोच्छाल, हाइड्रोलिक जंप तब अपेक्षित होता है जब चैनल का ढलान, पता को नहीं भाई इनकी सब्जेक्ट का है। 48 में तीव्र से हल्के में परिवर्तित होता है। वर्नौली के समीकरण के लिए इनमें कौन सी धारण? 49 में भी है, द्रव्य असंपीड्य है। फिर निम्नलिखित में किस पाइप प्रवाह में किसी हानि अधिक होती है? किस पाइप प्रवाह में किसकी हानि अधिक होती है? क्या मन में डी है, प्रक्षुब्ध प्रवाह। अब बता, निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण पद्धति सबसे पहले जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण द्वारा अपनाई गई? काफ़ी बार आ चुका है ये, एक तो ये, और एक है ना वो बांदीकुई में, क्या नाम है वो, चांद बावड़ी, है ना। तो बांदीकुई है ना जो दौसा जिला है,
उसमें है बांदीकुई तहसील। बांदीकुई तहसील में है चांद बावड़ी, गुर्जर परिवारों द्वारा बनाया गया। तो वहाँ है चांद बावड़ी, वहीं गुर्जर वो है, वो क्या नाम है, हर्षत माता का मंदिर है ना, हर्षती माता है, हाँ उसका मंदिर है पास में ही, वो भी काफ़ी प्राचीन है, गुर्जर प्रतिहारों ने निर्माण करवाया था भाई। इसी प्रकार ये है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपना ये काफ़ी बढ़िया और इनके प्रिय क्वेश्चन है RSSMB के। टाँका, खंडीन, टोबा, झालरा, खड़ीन। पालीवाल ब्राह्मण द्वारा खड़ीन, ये रीट में भी आ चुका है क्वेश्चन। जब देखते हैं इसमें क्या है, बामन में भी है वही है ना, खंडीन। निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण पद्धति सबसे पहले जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण द्वारा अपनाई गई थी? खंडीन, खंडीन। इसके बाद में 53। राजस्थान में मौजूद राष्ट्रीय राजमार्गों की अनुमानित लंबाई का चयन करें 31/12/2022 तक। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। राजस्थान में मौजूद राष्ट्रीय राजमार्गों की अनुमानित लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों हाईवे की बात कर रहा है, का चयन करें 31/12/2022 तक। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जब हाईवे है ना, ये है 14,653, तो नहीं यार गलत है, 10,700 ही है। नहीं गलत बता दिया यार अपन ने, 53 में सी, हाँ 10,700 ही है, 10,700। राजस्थान में मौजूद राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुमानित लंबाई का चयन करें 31/12/22 तक, 31/12/22 तक। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 10,700 किलोमीटर है, 10,700। निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज राजस्थान में पाया जाता है? अधात्विक, धात्विक जिसमें लोहे तत्व की प्रधानता होती है, अधात्विक जिसमें लोहे तत्व की प्रधानता नहीं होती है। लोहा के जैसे कि हेमेटाइट है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, और कौन कौन से हैं, सिडेराइट, कन्फर्म ध्यान नहीं है भाई, छोटा छोटा बता रहा हूँ। जब इसमें कौन सा अधात्विक खनिज राजस्थान में? अधात्विक, तांबा में धातु है, लोहा है, चांदी है, कैल्साइट आ जाएगा ना, कैल्साइट। 54 में सी, कैल्साइट है। निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज? देखो दरी, वाह 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 से तांबा, ठीक है। चांदी भूखी है, यानी भूखे मर रहे हैं तो वो चांदी मिल गई। लोहा तो मोरी जबा नोल से लोहा, नोल से लोहा, और जो नो है संस्कृति है वो भरतपुर में है, ठीक भाई। निम्न में कौन सा धात्विक खनिज राजस्थान में पाया जाता है? 54 में सी है, कैल्साइट। तो तांबा, सोना, चांदी और तांबा, इनमें लोहे तत्व है भाई, ठीक, अधात्विक, कैल्साइट। फिर भारत में पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य ने शुरू की थी? ये तो राजस्थान है ना, 1969 आएगा, यहाँ पर 59 आएगा, नहीं 59 आएगा, 1959, 2 अक्टूबर 1959, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या है? 55 में भी है राजस्थान। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में परिभाषित 3 प्रकार की नगरपालिकाओं को किस शब्दावली में शामिल नहीं किया गया है? जब देख, जितना याद है बताने की कोशिश करता हूँ और देख लेना कोई गलत सलत हो। जो 73वां अनुच्छेद है ना, 73वां, वो नगर से है। जो 74वां है वो 73 वो ग्रामीण से है ना, 73वां ग्रामीण से है, 74वां नगर से है। और जो 1993 है वह ग्रामीण, 1994 है वह नगर, ठीक है। और ये 94 में ये भी ऐसे ही जैसे कि नोटिफिकेशन 93 हो लेकिन लागू 94 हो, कुछ ऐसे भी है ये 74 है ना। और जो 11वीं अनुसूची है ना वो ग्रामीण, गैसे 11वीं कैसे ग्रामीण, 12वीं अनुसूची नगर। और 9 कार्य किसके हैं? ग्रामीण के। वह अनुच्छेद 9 ग्रामीण, अनुच्छेद 9 के शहरी। और गांव के जो कार्य हैं वो हैं कितने? ये जो 28, नहीं 28 नहीं है, 29 है। ग्रामीण के जो कार्य हैं वो 29 हैं, और जो नगर के कार्य हैं वो 18 हैं, 29-18। बिश्नोई के जो 29 नियम उस आधार पे याद कर रखा है, 29 है। ग्राम पंचायत के जो कार्य है ना वो 29 है, 11वीं अनुसूची है।
और ये 12वीं अनुसूची है, 73वां या 74वां। इधर ये ग्रामीण है, ये नगर है, ये 93 ये 94। ठीक, ये 9 ये 9 का है। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम परिभाषित 3 प्रकार की नगर पालिकाओं को किस शब्दावली में शामिल नहीं किया गया है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम परिभाषित 3 प्रकार की नगर पालिकाओं को किस शब्दावली में शामिल नहीं किया गया है? तो नगर निगम, नगर परिषद, हम वित्त आयोग आएगा ये तो। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पंचायत। अब वित्त आयोग कहाँ आ रहा है? नगर निगम सबसे ऊपर होती है। नगर निगम का 2 अध्यक्ष होता है, उसको बोलते हैं मेयर। नगर परिषद पैसे पार्षद है। ठीक, नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है। और नगर पालिका तो नगर पालिका अध्यक्ष, इसमें कोई वो किचकिचाहट नहीं है नगर पंचायत के अध्यक्ष में। तो नगर निगम का मेयर है, नगर परिषद का पैसे पार्षद है, और नगर पालिका पैसे नगर पालिका अध्यक्ष है। वित्त आयोग होना चाहिए भाई इसमें। देखते हैं क्या है। 56 में डी है वित्त आयोग। फिर 57 फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर तगड़ा आया है था भाई। अब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, तब वो डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से कोचिंग वालों की के हिसाब से तो वो तो डाल दिया। अब ये दो बार डालने से मतलब है कि भाई ये ना आपको जो आए हुए क्वेश्चन है ना वो अच्छी तरीके से याद हो जाए। कहने का मतलब ये है। जो उसका जीके का पेपर जोरदार था। ठीक, तो स्कैन पेपर तो जारी कर दिया, आंसर की ओर जारी कर देंगे। 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। तब और देख लेंगे उनको दोबारा से ढंग से अच्छी तरह से गोटा मार लेंगे। राजस्थान लोकायुक्त के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। राजस्थान लोकायुक्त के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। जब भैया इसका आंसर ही देखते हैं 57 में बी का मतलब है ये है। राजस्थान लोकायुक्त के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। मंत्रियों के खिलाफ जनता की शिकायतों का समाधान करना लोकायुक्त। ये लोकायुक्त से है ना। एक बात बताऊं, एक तो लोकायुक्त है और लोकायुक्त और ह्यूमन राइट्स अधिनियम, ये प्रथम ज़रूर पूछता है। वो कहने का मतलब ये है। राजस्थान लोकायुक्त के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है, तो ये हटा दिया ना। जब मंत्रियों के खिलाफ जनता की शिकायतों का समाधान करना, लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर गौर करना। इससे क्वेश्चन ये भी आता, बताइए कौन लोकायुक्त के दायरे में आता है? नहीं आता है। राज्यपाल नहीं आएगा और मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री है ना, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल सदस्य। मंत्री तो आएंगे यार, है ना। राज्यपाल का भी शो नहीं है। मुख्यमंत्री इसमें नहीं आएगा, ये पक्का है। लोकायुक्त में मुख्यमंत्री लोकायुक्त में नहीं आएगा, तो शायद राज्यपाल भी नहीं आता दिखे। दायरे की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि ये लोकायुक्त का दायरा है ना, तो मंत्री वगैरह तो आएंगे, एमएलए वगैरह आएंगे, है ना। तो क्वेश्चन आया था, बताइए निम्न में से कौन लोकायुक्त के दायरे में है? मंत्रियों के खिलाफ जनता की शिकायतों का समाधान करना, ये तो सही है। तो मंत्री तो आएंगे इसमें लोकायुक्त में। आम जनता के लिए रोजगार का अवसर पैदा करना, ये कोई वो नहीं है। लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर गौर करना। कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों पर गौर करना। कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों पर गौर करना, तो रह जाएगा ध्यान। ये नहीं है इसमें। मंत्रियों के खिलाफ जनता की शिकायतों, तो मुख्यमंत्री और न्यायाधीश और राज्यपाल शायद, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और शोर नहीं है तो शोर नहीं है तो, है ना। लेकिन मुख्यमंत्री जरूर है, वो नहीं आएगा इसमें। शायद राज्यपाल भी नहीं आता है इसमें लोकायुक्त के दायरे में। और मंत्रिमंडल, जैसे कि केंद्रीय कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं ना, वो भी शायद वो राज्य के जो पता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर है ना। और देख लेना भाई, मंत्रियों के खिलाफ जनता की शिकायतों की समाधान करना, यह है। लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर गौर करना। लोक सेवक का मतलब है ये सरकारी कर्मचारी। कुप्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत पर गौर करना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 25 अक्टूबर 2024 तक कौन है?
जब ये आ गया ना मानव अधिकार आयोग, यानी कि मानव को अपन ने 2000 का नोट दे दिया, तो ये 2000 में स्थापना हुई थी, ठीक है ना, मानव अधिकार आयोग की, यानी ह्यूमन राइट्स अधिनियम की। नोटिफिकेशन 1999 में आया था। तो आयोग के वर्तमान ये अध्यक्ष जरूर पूछता है भाई, चाहे वो आरपीएससी अध्यक्ष हो, मानव अधिकार आयोग हो, है ना, और महिला आयोग हो, ठीक है, लोकायुक्त आयोग हो, है ना, ये ज़रूर पूछता है, न्यायाधीश हो। तो देखते हैं क्या है इसमें। 58 में सी है, न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 25 अक्टूबर 2024 तक कौन है? मूलचंदानी है भाई, नाम जोर का है। न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी, न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी, न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी, मूलचंदानी रह जाएगा, ध्यान रह जाएगा, मूलचंदानी। राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये आ गया, देख मुख्य सूचना आयुक्त आ गया अभी। राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? 25 अक्टूबर 2024। 2 क्वेश्चन आ गए इस प्रकार के, और ये इस प्रकार से आते हैं भाई क्वेश्चन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 25 अक्टूबर 2023 कौन? न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी, चंदानी। और राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है 25 अक्टूबर 2024 तक? सी है, श्री मोहनलाल लाठर, श्री मोहनलाल लाठर है, श्री मोहनलाल लाठर, श्री मोहनलाल लाठर, श्री मोहनलाल लाठर है, लाठर। श्री मोहनलाल लाठर है। राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त का मतलब क्या होता है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC, और CGI है ना, वो केंद्रीय वो होता है ना, CJI नहीं, AGI होता है अभी, AG इधर आइए, AGI है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI है ना, वो तो वो हो गया। ये CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ राजस्थान स्टेट एज 25 अक्टूबर 2024। क्या है भाई इसमें? गुणसेट में सी है, श्री मोहनलाल लाठर, 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 भाई ध्यान देना है ना, लाठर, लाठर, लाठी दे दी भाई, लाठर है ना, श्री मोहनलाल लाठर, ध्यान रखना। किसके हैं ये? मुख्य सूचना आयुक्त। और ये जो सूचना आयुक्त है कितने सदस्यीय? 1 सदस्यीय होता है मुख्य सूचना आयुक्त। राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ये 1 सदस्यीय आयोग होता है। लेकिन वो ये भी पूछता है कि भाई बताइए ये जो सूचना आयोग है किस प्रकार का निकाय है? संविधानेतर, संवैधानिक, ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहनलाल लाठर। जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? नीचे दिए गए अनुच्छेदों में 200 में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन तो के ही कर दें, इसमें 243 के करें या फिर ए करें? सेट बी है भाई, 243 के। जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान 1994 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 243 के। दोबारा देख, जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन। बताइए राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जुलाई 1994 में। जुलाई 1994 में राज्य चुनाव आयोग का किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 243 के। ये सब आ जाएंगे इसमें के में, ABCD कुछ ऐसे है ये 243 के। बताइए अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? आता है बार बार में क्वेश्चन। मोहनलाल लाठर। और 74वें नीचे दिए गए विकल्प सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। नगर पालिकाओं के जब ये वित्त आयोग नहीं है, जबकि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद। 243 के। फिर कंक्रीट की ताकत में तेजी से वृद्धि के लिए अनुशंसित कंक्रीट के संसाधन क्योरिंग की विधि है। 61 में बी है, उच्च दबाव भाप संसाधन क्योरिंग।
कंक्रीट की ताकत में तेज़ी से वृद्धि के लिए अनुशंसित कंक्रीट के संसाधन क्योरिंग की विधि है। कंक्रीट की ताकत में तेज़ी से वृद्धि के लिए अनुशंसित कंक्रीट के संसाधन क्योरिंग की विधि है। जब कहीं है हम 61 में भी है भैया ना, उच्च दबाव भाप संसाधन क्योरिंग, ये उनका है। मोहस मापने का उपयोग पत्थरों की का निर्धारण के लिए किया जाता है। उनके सब्जेक्ट के हैं 62 में सी कठोरता। फिर और कौन सा है, ये नहीं है, ये थोड़ी है। ऑटोकेटेड ड्राइंग सॉफ्टवेयर पिनल कमांड का मतलब है। ऑटोकेड ड्राइंग सॉफ्टवेयर में PLINE कमांड का मतलब कंप्यूटर है, क्या है? ऑटो बेसिक, चलो इसको देख ही लेते हैं ना, कंप्यूटर है शायद ये। ऑटोकेड बेसिक सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट स्नैप्स, जब 63 में ए है। ऑब्जेक्ट एक सटीक स्थान निर्दिष्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। फिर 64 ऑटोकेड ड्राइंग सॉफ्टवेयर में PLINE कमांड का मतलब है। 64 में भी एक पॉलीलाइन बनाएं। फिर नालों, नदियों आदि जैसे जलमार्गों में मलजल का निर्वहन करने को कहा जाता है। तनुकरण, फ्लैशिंग, सन्निक्षेपण, डंपिंग, कीचड़ निपटान। तो इसमें क्या ही करें, कीचड़ निपटान कर दें क्या 65 में? नहीं, ये है तनुकरण भाई, तनुकरण बढ़िया दिया है। डुलेशन 65 में ए। नालों, नदियों आदि जैसे जलमार्गों में मल जल का निर्वहन करने को कहा जाता है। नालों, नदियों आदि जैसे जलमार्गों में मल जल का निर्वहन करने को कहा जाता है तनुकरण है। इसके बाद में गलत कथन है 66 सी है, तो सी का मतलब ये है, इसको हटा देते हैं। अनुपचारित जल में निलंबन, कोलाइडल और घुली हुई अशुद्धियाँ हो सकती है। कीटाणु शोधन प्रक्रिया उपचार संयंत्र से उसके उपभोग के स्थान पर पहुंचने के दौरान पानी के संदूषण को रोकने के लिए है। जल जनित बीमारी रोगजनक जीवों के कारण होती है। दोबारा देख, अनुपचारित जल में निलंबित, कोलाइडल और घुली हुई अशुद्धियाँ हो सकती है। अनुपचारित जल में निलंबित, कोलाइडल और घुली हुई अशुद्धियाँ हो सकती है। कीटाणु शोधन प्रक्रिया उपचार संयंत्र से इसके उपभोग के स्थान पर पहुंचने के दौरान पानी के संदूषण को रोकने के लिए है। जल जनित बीमारी रोगजनक जीवों के कारण होती है। कचुपल्ले पड़ी को पड़ी, दो बार देख 66 में सी। इसको तो हटा ही दे, इनको याद कर ले हो जाए तो। अनुपचारित जल में, ये अनुपचारित मतलब क्या है भाई? अनुपचारित जल में निलंबित, कोलाइड और घुली हुई अशुद्धियाँ हो सकती है। ठीक है, अनुपचारित जल में निलंबित, कोलाइड, घुली हुई अशुद्धियाँ हो सकती है। और कीटाणु शोधन प्रक्रिया उपचार संयंत्र से इसके उपभोग के स्थान पर पहुंचने के दौरान पानी के संदूषण को रोकने के लिए है। जल जनित बीमारियाँ रोगजनक जीवों के कारण होती है। जल जनित बीमारियाँ रोगजनक जीवों के कारण होती है। आगे चलते हैं। फिर सतही जल के लिए उपचार प्रक्रिया जिसमें बहुत महीन निलंबित अशुद्धियाँ और कोलाइड अशुद्धियाँ जो अपसाधन टैंक से बच गई कहलाती है। 67 में डी है निस्यंदन, ये उनके सब्जेक्ट के हैं, छोड़ ना। और यदि किसी अवलोकन मानक कृषि के किस पहलू में GIS का उपयोग किया जाता है? GIS, तो इसमें 70 में ए है मृदा के विश्लेषण। कृषि के किस पहलू में GIS का उपयोग किया जाता है? मृदा, GIS 70 में है ना, मृदा विश्लेषण। कृषि के किस पहलू में GIS का उपयोग किया जाता है? मृदा विश्लेषण। फिर कैनेडी, तीव्र, डार्सी, सिंचाई, मिट्टी, जल, ये नहीं है अपने काम के, छोड़ो है ना। अब शायद राजस्थान GK के गुरुत्वाकर्षण बांध किस एक का सामान्य उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बांध 78 में डी है भंडारण बांध का है ना। तब ये उनके हैं, अब ये अपने नहीं है, राजस्थान जी के नहीं है अब इसमें।
अधिकतम नमी की मात्रा जिसके नीचे मिट्टी सूखने पर आयतन में कमी होना बंद हो जाती है, उसे इस रूप में जाना जाता है। 84 सी है सिकुड़न सीमा। चला आगे चला ना। इसके बाद में ये तो थोड़ी ऊपर ये एरिया एक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान चित्रकला के स्कूलों की श्रेणी नहीं है? जब हाड़ौती स्कूल है, मारवाड़ आवानेरी स्कूल ये नहीं है। हाड़ौती मेवाड़ और मारवाड़ सही है, सही है। आवानेरी नहीं है, आवानेरी तो वो है बस चांद, ये आवानेरी वो है ना, अभी बताया था मैंने, चांद बावड़ी, ये बावड़ी है तो आवानेरी बांदी कुई में, आवानेरी दौसा की बांदी कुई तहसील में, कराड़ में आवानेरी स्कूल नहीं है। इसके बाद में निम्न में से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? गवरी नहीं है, गवरी तो नृत्य है, ठीक है। हाड़ौती, बागड़ी, मेवाती, मेवाती अलवर भरतपुर, बागड़ी उदयपुर डूंगरपुर, हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़, गवरी, गवरी ये नृत्य है, गवरी गरासिया हैं, गवरी गबरी। देख सुन मेरी बात, जो चरी नृत्य है वो किसका है? चरी। तो चरी, ये चरी है गुर्जर जाति का, है ना, गुर्जर चरी नृत्य। जो चरी ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, चरी वही है जैसे जो पानी भरते हैं अपन, पानी रखने के लिए जो स्टील का बर्तन होते हैं उसको ही बोलते हैं चरी, है ना। उसको मूड पे रख के नृत्य करते हैं संतुलन वगैरह ने, तो चरी, लेकिन कम रूप में रखते हैं। तो चरी, चेरी रे से गुर्जर चरी है ना, और चकरी, चरी गुजर, चकरी कंजर। सही है क्या भाई? चरी अगर गुजर है ना, चरी गुजर, चकरी कंजर, चरी गुजर, चरी गुजर, चकरी कंजर, और गिर जाति, गिर जनजाति गरासिया, गिर गबरी, गबरी नृत्य गरासिया जनजाति। ये देख लेना यार, है ना, कंफ्यूज हो रहा है इसमें। नहीं वैसे ये तो सही है, चरी है ना, चरी नृत्य वो गुजर है, चेरी रह जैसे गुजर, और जो चेकेरी है वो कंजर है। और देख लेंगे ना, छोड़। जब बाणमे में ए है, निम्न में कौन सा राजस्थान की बोली नहीं है? गबरी, हाड़ौती, बागड़ी, मेवाती। फिर राजस्थान के लोक नृत्यों के संदर्भ निम्न में से गलत कथन युग्म का चयन कीजिए। जब गैर 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 कुछ इधर गैर है ना, जब चंग महिलाओं द्वारा किया जाने वाला, कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर किया जाने वाला, गीदड़ से कबड्डी, गीदड़ सही है, कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर पर किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है ना, महिला और पुरुष दोनों करते हैं। और गीदड़ से कबड्डी है, चंग महिलाओं द्वारा किए जाने वाला है, चंग महिलाओं द्वारा नहीं, पुरुषों द्वारा किया जाता है। गैर बाड़मेर क्षेत्र, देखते हैं इसमें क्या है, 93 में भी है, यही है ना। तो गैर बाड़मेर क्षेत्र में है, गैर बाड़मेर क्षेत्र। तो गिर जनजाति कहाँ पाई जाती है? हाँ तो गिर ये उदयपुर, ये गिर ये गरास, गिर ये उदयपुर है, गिर पहाड़ी गिर इधर उदयपुर, सही है, गिर गरासिया उदयपुर, है ना। गैर नृत्य, जब सुन मेरी बात, ये गैर भील है, गैर जो नृत्य किया जाता है, यानी कि गैर कौन है? भील है, तो गैर नृत्य किया जाता है भीलों के द्वारा। तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? इधर उदयपुर साइड। गरासिया जनजाति है उदयपुर साइड, गरासिया, ठीक है। अब गैर बाड़मेर क्षेत्र, चंग ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, अलवर भरतपुर, है ना। कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर किया जाने वाला, गीदड़ से कवाटी क्षेत्र। धीरे धीरे कर लेंगे, क्या है कि रिकॉल करने में टाइम लगता है ना। अब वही बात है, चाहे आपने कितनी भी अच्छी तरीके से पढ़ा हो, लेकिन जब आप रिवीजन नहीं करते हैं ना, तब उनको याद करने में समस्या आती है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ।
राजस्थान के लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित गलतियों का चयन कीजिए। जो चंग ये नहीं आएगा। गैर बाड़मेर क्षेत्र है। कच्ची घोड़ी विवाहिक अवसर किए जाने वाला है। गीदड़ से कवाटी क्षेत्र है। अब 94 निम्न से कौन सा शब्द उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है जो शासक परिवारों या अमीर व्यापारियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बनाए गए थे? तो ये तो वो है ना, छतरियाँ। बावड़ी अलग, छतरियाँ, ये मृत्यु की तो बात है, जब छतरियाँ ही आएगी। 94 में छतरियाँ। निम्न में से कौन सा शब्द उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है जो शासक परिवारों या अमीर व्यापारियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बनाए गए थे और अब भी बनाई जाती हैं ये छतरियाँ? ठीक, जैसे कि रामलाल की बना दी, राम स्वरूप पटेल की बना दी, है ना। काफ़ी नाम हैं, तो जो होते हैं उनके बनाते हैं, अब भी बनाते हैं, काफ़ी बनाते हैं। लेकिन उनकी जो बनावट प्राचीन काल की जो बनावट है उनमें थोड़ा बहुत काफ़ी अंतर है होने को। तो जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर तनोट माता, तनोट है तय जैसलमेर है ना, फौजियों की माता। 120 किलोमीटर दूर तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया? तनोट। ये तनु ही आ जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है इसमें। भाटी राजा तनु। जब 95 में डी है भाटी राजा तनुराव। फिर विजयदान देता दबा था, है ना, दे था से विजयदान देता बाथा में भूगोल। राजस्थान प्रसिद्ध साहित्यकार थे, निम्न में कौन सा उनका प्रसिद्ध कार्य है? बातारी फुलवाड़ी, धरती दोहरारी, अग्निपूर्ण। जब है ना वो बाथा में भूगोल तो इसने दी नहीं है, विजयदान देता की और दी है इसने। तो वन फूल है, अग्निबाण है, धरती दोहरारी है, बातारी फुलवारी है। चल यही करते हैं दिखाना। 96 में सही है भाई, बाता, है ना। तो ये सिमिलरिटी है इसमें। विजयदान दे था, तो था से बाथा में भूगोल, और जो दे था बातारी फुलवारी। ठीक, वन फूल, अग्निबाण, धरती दोहरारी। अग्निबाण किसकी रचना है? राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह किस सैनिक छावनी में हुआ? नसीराबाद है, बड़ा नाम है, बड़ी घटना है, तो बड़ा नाम है ना, तो ये 28 मई है, 28 मई 1857। 28 मई है ना नसीराबाद भाई। नसीराबाद का बै मुड़ा हुआ है, 8 का भी ये मुड़ा हुआ है। नसीराबाद 28 मई 18। अक्षय कीर्ति व्यास आहड़ संस्कृति। ब्यावर भीलवाड़ा, लौंगेवाला, ये बाड़मेर होना चाहिए शायद। जालीपा ये कहाँ है? तो इसमें क्या है? 97 में डी है नसीराबाद। ठीक है। 98 कागड़ की घटना किस प्रजामंडल आंदोलन में हुई थी? जब ना ये तो पता है, नीमचौड़ा घटना हुई थी अलवर में, है ना। नीमचौड़ा की घटना अलवर में हुई थी। तो कागड़ की घटना किस प्रजामंडल आंदोलन में हुई थी? नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त चुना है। जब कागड़, तो कागड़ में देख लेते हैं भाई। 98 में बीकानेर प्रजामंडल है। ठीक है। कागड़ कांड की घटना किस प्रजामंडल आंदोलन में हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल 1931, इस पर चंद पाटनी व कपूर चंद पाटनी और जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है कपूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। तो कपूर चंद पाटनी ने की थी 1931 में जयपुर प्रजामंडल की। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना। 1938 में, है ना, 1938 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। कोटा बूंदी में नैनूराम, है ना। एक ही आंदोलन 1921 से ही 21 सूत्री मांगे और एक ही आंदोलन और 1921 21 सूत्री मांग, मोतीलाल देख आराम से भाई। बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है नैनूराम, है ना। और बूंदी की मात्रा है ना, बूंदी नैनूराम। और बेंगू से है रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? अंजना देवी चौधरी, है ना, अंजना देवी चौधरी। और हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम क्या है?
हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम क्या है? रमा शास्त्री। रमा शास्त्री को चेचे है, ध्यान नहीं आ रहा है। और जमनालाल बजाज की जो धर्मपत्नी है उसका नाम क्या है? जैसे जमनालाल, जैसे जयपुर, जैसे जानकी देवी। और जो जानकी लाल भांड है वो सुहांग से है ना, जानकी लाल भांड वो सुहांग से है। और बीकानेर राय सिंह अने राज सिंह मेवाड़ से थे, राज सिंह मेवाड़ से। चारुमती का जो विवाह हुआ था ना वो से संबंधित थे, है ना, औरंगजेब। और झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ की स्थापना झाला ने की थी। कोटा की माधो सिंह ने की थी, माधोपुर की माधो सिंह ने की थी, सवाई माधो सिंह ने। बूंदी की बुद्ध सिंह। अब नीमू चना जो घटना है ना, नीमू चना यानी कि जो चना है ना, चना खाएं अलवर में, नींबू चना घटना अलवर में है ना। कागड़ कांड घटना बीकानेर में है। तो एक तो नींबू चना हो गया, एक कागड़ कांड हो गया, और एक और है, जैसे एक नींबू चना हो गया, कागड़ कांड हो गया, और डावड़ा। ये जो डावड़ा घटना है ये कहाँ की है भाई? डावड़ा ये शायद सीकर की होना चाहिए, डावड़ा घटना, है ना। और देख लेना भाई, डावड़ा घटना श्योर नहीं है अपना, डावड़ा घटना सीकर ही होना चाहिए। नींबू चना अलवर है, चना अलवर है ना। और ये जो कागड़ घटना है ये बीकानेर प्रजामंडल है। कोटा नैनूराम, कोटा बूंदी 98 में भी है बीकानेर प्रजामंडल। मत्स्य संघ का गठन किसके एकीकरण से हुआ था? नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। जब ये तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये काफ़ी बेर आ चुका है भाई। मत्स्य संघ में कौन कौन थे? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। जो पंचम चरण हुआ था ना वह कब हुआ था? वह 5 मई को, यानी कि 15 मई और 1950 नहीं है, 15/5 ये तो सही है। पंचम चरण हुआ था 15 तारीख 5 मई और 1955, सही है पंचम चरण, है ना। और जो फर्स्ट चरण और सेकंड चरण हुए थे ना, यानी कि 48 में कितने चरण हुए थे? 3 चरण हुए थे। जब 48 में 3 चरण हुए थे और 49 में 2 चरण हुए थे, ठीक है। जब प्रथम और द्वितीय ये तो मार्च में हो गया, 1 अप्रैल में हुआ था ये थर्ड शायद 30 मार्च ही तो नहीं है। संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान को उद्घाटन करने आए थे वैसे सरदार वल्लभ भाई, वैसे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फिर 99 में डी है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार जिला स्तर पर एक होनी चाहिए। नीचे दी गई प्रमुख सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। स्थानीय शिकायत समिति, 100 स्थानीय शिकायत समिति, ये है भाई स्थानीय शिकायत समिति। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार जिला स्तर पर एक होनी चाहिए स्थानीय शिकायत समिति, 1 स्टॉप सेंटर। फिर जनसंख्या पूर्वानुमान के लिए ज्यामितिक वृद्धि विधि, वर्तमान संख्या, जनसंख्या, वार्षिकीय प्रति दशकीय वृद्धि, औसत अंकगणितीय वृद्धि, औसत वृद्धिशील वृद्धि। कहीं आए हुए हम 101 में सी है। फिर 2, जल में क्षारीयता की प्रति किसकी अधिकता के कारण होती है? 102 में सी, SCO3 OrCO3। फिर गति और विलंब अध्ययन के लिए उपयोग नहीं की जाने वाली विधि है 103 में डी, ये है कुट्टिक पेमेंट असमानता विधि, उपयोग नहीं की जाने वाली विधि है। फिर ये उनके हैं ना, छोड़ इनको, आगे चलते हैं। जैसे जैसे गति बढ़ती है अनुदैर्ध्य घर्षण गुणांक 105 में ए घटता है। आगे चलते हैं। स्वर भार के अंतर्गत भार संतुलित पूर्ण प्रतिबिंब कंक्रीटिव विमान है, छोड़। हाँ तो अब नहीं है,
है ना, प्लेट गर्डनो रैपिड हाइड्रोनिक। हाँ तो ये इतने थे भाई इसमें। और है ना अच्छी तरह से ज़ोरदार तरीके से दोबारा बार बार अच्छी तरह से देख लेना भाई, ये क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।